नई दिल्ली में संपन्न हुआ मुख्य सचिवों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विकास यात्रा को तेज और लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर दिया जोर। देश को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई क्षेत्र को बताया अहम। अतिनियमन और अतार्किक प्रतिबंधों पर पुनर्विचार का किया आह्वान। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार से होगी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत। इंदौर में प्रवासियों का आना जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लिए बताया दुर्लभ अवसर। कहा अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने रखेंगे। पीएम मोदी सोमवार को सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एक स्मारक डाक टिकट भी किया जाएगा जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा सभी को सुरक्षित करना है सरकार का प्रयास। आईटीबीपी परिसर में प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। एयर इंडिया के विमान में महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले शंकर मिश्रा को दिल्ली की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी को बेंगलुरु से किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की मांगी थी हिरासत। श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज पर भारत ने 2-1 से किया कब्जा। राजकोट में खेले गए तीसरे मैच में दर्ज की धमाकेदार जीत। 51 गेंदों में 112 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव बने जीत के नायक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ मुख्य सचिवों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन में देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने से जुड़े कई मुद्दों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और समृद्ध प्रतिभा वाले युवाओं की वजह से आने वाले वर्ष भारत के नाम रहेंगे। ऐसे समय में अवसंरचना, निवेश, नवोन्मेष और समावेशन के 4 स्तंभ सभी क्षेत्रों में सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि ये देश को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने पर भी बल दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में गुणवत्ता क्यों आवश्यक है। पीएम ने मुख्य सचिवों से अप्रासंगिक नियमों को हटाने पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश अभूतपूर्व सुधारों की दिशा में बढ़ रहा है, अतिनियमन और अतार्किक प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गति शक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने मुख्य सचिवों से मिशन लाइफ और मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रसार की दिशा में प्रयास करने को कहा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए तैयार है। रविवार से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीयों का समागम शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। इस साल इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार रखा गया है। सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में रविवार से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। करीब 66 देशों के प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंच चुके हैं। सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें अमृतकाल में युवा प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर मंथन होगा। युवाओं पर केंद्रित पहले दिन युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विशिष्ट तौर पर ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जानेटा मैस्क्रेनहास मौजूद रहेंगे। पहले दिन कई देशों से भारतीय मूल के छात्र भी शिरकत कर रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डेलीगेट्स इंदौर पहुंच चुके हैं। तमाम अलग अलग देशों से प्रवासी आ रहे हैं।
कनेक्ट जो प्रवासी भारतीयों का होना चाहिए भारत के साथ, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के सम्मेलन में? We're all very excited and we're all very curious क्या होने वाला है and yeah, we're very excited हम सब बहुत एक्साइटेड। और कहते हैं ना, पंछी जितना भी दूर उड़ जाए वापस उसको जमीन पे ही आना है, तो हम सभी की जड़ें यहीं से हैं और वापस यहाँ आके वापस मिलने बहुत मजा आ रहा है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रविवार से शुरू होने वाले इस सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक भव्य मंच, बड़ा मंच बनकर तैयार है। 3 दिन तक 67 से ज्यादा देशों से प्रवासी भारतीय जो है वो इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई बड़े मुख्य अतिथि, कई चर्चित मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत करेंगे, तो वहीं समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। 2 देशों के राष्ट्रपति इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और 4 देशों से मंत्री जो है वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सम्मेलन को लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, तो इस इंदौर में पूरी वसुधा के जो हमारे परिवार के लोग हैं, प्रवासी भारतीय, वो सब हमारे समृद्ध काल में हमारे सब यहाँ पर होंगे। उनके विचारों को हम सुनेंगे, अपने विचार आदान प्रदान करेंगे। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ क्लीनर सिटी में होस्ट हो रहा है सर, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है कल्चर्स का, और वो अपने आप में देखने में इतना एक्साइटेड लगता है, एक्साइटमेंट आता है उसको देखने में। और G20 का इस बार का संदेश भी है कि एक पृथ्वी एक परिवार, 1 अर्थ 1 फैमिली, तो ये अपने आप में ही इतनी बड़ी बात। यहाँ पे जो यूथ आएंगे उनको ये पता चलेगा कि विदेशों में किस प्रकार का डायस्पोरा होता है, और जो भारत को इकोनॉमिकली बूस्ट करेगा वो इंडियन डायस्पोरा ही करेगा, क्योंकि इंडिया से बाहर के जो लोग हैं जब यहाँ के माहौल को देखेंगे, इंदौर की सुंदरता को देखेंगे, इंदौर की खूबसूरती को देखेंगे, स्वच्छता को देखेंगे, तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, और जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी तो भारत के ही लोगों को वो एक तरीके से रोजगार क्रिएशन करेगी। 9 जनवरी को सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 10 जनवरी को इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चान सतोखी शामिल होंगे। इसके अलावा 4 अन्य देशों के मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन तक इंदौर में होने वाले इस सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शरीक होंगे। 10 व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, 70 बड़े औद्योगिक घरानों के लोग, 450 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। डीडी न्यूज के लिए इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय मूल के तमिल समुदाय के श्रीलंका में 200 साल पूरे हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समुदाय के तमिल लोगों को कॉफी, रबर, नारियल और चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका भेजा था। 200 सालों के दौरान भारतीय तमिल समुदाय का श्रीलंका के चाय उत्पादन में अहम योगदान रहा और इन्होंने श्रीलंका को प्रमुख चाय निर्यातक देश बना दिया। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस में कुमार नदेसन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार श्रीलंका में भारतीय तमिल लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में काम करने के लिए दिया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वैदिक विज्ञान केंद्र और संस्कृत भारती के सौजन्य से संस्कृत संभाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो 15 दिन चलेगा। इसमें संस्कृत बोलना सीखने के लिए कई देश और अलग अलग विधाओं के लोग भाग ले रहे हैं। भारतीय संस्कृति की सारी बातों को समेटने के लिए, समझने के लिए एक पात्र चाहिए, वो है संस्कृत है। बिना संस्कृत को से हम वेद, पुराण, उपनिषद, अपनी शास्त्र परंपरा कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, भारत का परिचय नहीं रहा। इसलिए हम संस्कृत को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः उस गौरवान्वित स्थान पर लाने के लिए, जन जन में पहुंचाने के लिए, मुख मुख में, ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे विलसतु संस्कृत वाणी, यह प्रयास है कि सर्वत्र यह हो जाए। यह धारणा गलत हट जाए कि संस्कृत कुछ ही लोगों का है। इसी प्रयास से वैदिक विज्ञान केंद्र की सहायता से यह जो वर्ग हो रहा है, यह सभी छात्र प्रकार के छात्र आए हैं, केवल संस्कृत के छात्र नहीं है। इसलिए सभी को उपकृत करना है, सभी उससे उपकृत हों और समाज का उपकार उन्हीं से हो। समाज में धारणा आए कि संस्कृत अपनी है, सबके लिए है, यही धारणा है। संस्कृत भाषा को जब हम समझेंगे तभी हम शास्त्र को, वेद को, वेदांग को, उपवेदों को हम समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का ज्ञान अपेक्षित है, जिसको हम यहाँ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन यह जो कार्यशाला है, इसमें संस्कृत संभाषण की कार्यशाला, जिसमें संस्कृत बोल चाल के क्रम में
यह इसका प्रयोग बढ़े। इसके लिए संस्कृत भारती राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और हमारे साथ वैदिक विज्ञान केंद्र के साथ संस्कृत भारती दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यशाला 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। संस्कृत जैसा कहा जाता है कि हमारे भारत संस्कृति के लिए ही जानी जाती है और संस्कृत के बिना कुछ नहीं है। जैसे संस्कृत जब आप जानेंगे तो आपको ये लगेगा कि संस्कृत के बिना कुछ नहीं है। संस्कृत से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और संस्कृत सबको सीखना चाहिए। यहाँ संस्कृत संभाषण की कक्षा चलती है जिसमें संस्कृत बोलना सिखाया जाता है और संस्कृत के बारे में बताया जाता है। तो इसलिए मैं मैं इस कक्षा में आती हूँ संस्कृत सीखने, संस्कृत बोलने। जैसे कि मेरी मातृभाषा है बांग्ला और बांग्ला का मूल जो शब्द है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो संस्कृत हमारी भाषा के लिए, हमारे संस्कृति के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण एक विषय है और मैं धर्म तत्व लेके अपना PhD कर रही हूँ। तो धर्म तत्व को समझने के लिए, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के फिलॉसफी को समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी जो भाषा है वो संस्कृत है, माध्यम ही है संस्कृत। यहाँ यह केंद्र हमें अपनी भाषा संस्कृत और मातृभाषा हिंदी से भी बड़ी जो हमारी देव भाषा है संस्कृत पढ़ने और समझने का मौका दे रही है। इससे हमें लगता है कि मुझे वैदिक गणित पढ़ने और समझने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। दिल्ली में सर्दी का सितम है, पारा लुढ़का हुआ है, दृश्यता भी कम है, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी आबादी खुले आसमान में जीने को मजबूर है। ये बेघर लोग हैं। हकीकत है कि ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम वायदे किए हैं, जैसे रैन बसेरों में उनके लिए रजाई, कंबल समेत खाने पीने की सुविधा। उन वायदों की तल्ख हकीकत जानने डीडी न्यूज़ संवाददाता धीरज कुमार ने तुर्कमान गेट के एक रैन बसेरे का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है और आज हम ऐसे लोगों के बीच में आए हैं जिनके पास एक अदद छत नहीं है, जो रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और इस ठंड में आज हम पहुंचे हैं तुर्कमान गेट और वहां के एक होम शेल्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां उनकी रात कैसे गुजर रही है। यहाँ सर मेरे को रहते हुए हो गया कम से कम 4 से 5 साल। मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, इधर रहता हूँ, फिर अपना घर चले जाता हूँ, फिर आता हूँ। हर हाईवे प्रदेश में अपने काम करते हैं, कहीं मिल जाती है जगह वहाँ पे भी रहते हैं, वैसे यहाँ भी रहते हैं। जब कोई जगह नहीं मिलती हमें, जब आते हैं यहाँ पे। सर यहाँ मजदूरी करते हैं, हमारा परमानेंट काम तो कोई है नहीं। 2 दिन लग गए, 4 दिन नहीं लगा, किसी दिन खाली भी रह जाते हैं और यहीं आके अपने रात को गुजारा कर ले, सो जाते हैं। तकरीबन हर दिन रात को हम 200-225 लोगों को बाहर जो है ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। जब ये शेल्टर होम फुल हो जाता है, जब यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, जो हमारी रेस्क्यू टीमें होती है उसमें गाड़ियों में कंबल लोड करके जाते हैं बाहर। जो बाहर मिलता है उनको बाहर कंबल में डालते हैं। वो एवरीडे का हमारा है। लोगों के मुताबिक व्यवस्थाएं है ही नहीं। अगर व्यवस्थाएं होती तो आप देखिए दिल्ली में इस समय तकरीबन आप मान लो कि नीति आयोग के डाटा अनुसार 30,700 बेघर लोग हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास जगह जो है मात्र 20,000 लोगों की है, जिसमें टेंट इंक्लूडेड होता है। अगर विंटर के समय को निकाल भी दिया जाएगा तो दिल्ली सरकार के पास टोटल जो एक्चुअल स्पेस देगा जाए बेड के मुताबिक तो 9 से 10,000 लोगों का है। इसका ज़्यादा है ही नहीं उनके पास। बाकी लोग तो रोड पर ही है। सरकार को चाहिए शेल्टर होम नया। सरकार को सबसे पहले शेल्टर होम के साथ साथ हाउसिंग राइट कनेक्ट करना चाहिए। हाउसिंग राइट जब तक हाउसिंग राइट इनके साथ होगा नहीं तो शेल्टर होम में कोई व्यक्ति कब तक रहेगा। ठीक है, जिसके पास माँ बाप भाई बहन रुपया पैसा घर बार जमीन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो शेल्टर होम में रह भी रहा। लेकिन सरकार इसके साथ भी इनको कुछ स्किल डेवलपमेंट चाहिए, इसके साथ कुछ और चीज़ें चाहिए, क्योंकि होमलेसों को मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, इसको कम करने से मिलेगा। आगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के शेल्टर होम में अगर विंटर को इंक्लूड किया जाए, जो 100 या 125 टेंट लगते हैं, 15 से 16,000 लोग टोटल रह सकते हैं। अनिता जितने शेल्टर होम 193 या 195 शेल्टर होम है, उसमें सिर्फ 9 से 10,000 लोग रहते हैं। जब सरकार के डाटा की वेबसाइट में जाता है कि 16,000 लोग रहते हैं, हम कहते हैं जब आपके पास बेड ही 10,000 है तो 16,000 लोग कैसे सो सकते हैं? एक बेड पे 2 कैसे सुलाओगे आप? यह है दिल्ली सरकार के दावों की असली हकीकत, जहां ठिठुरती ठंड में खुली आसमान के नीचे लोग आग के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त रैन बसेरे हैं जहां 20,000 से अधिक की संख्या में लोग रह रहे हैं। लेकिन हकीकत है
कि वो आंकड़े गलत हैं। कैमरामैन किशन चंद के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। एयर इंडिया के विमान में महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार करने के आरोपी मुंबई निवासी शंकर मिश्रा को IGI थाना पुलिस की टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। उसे दिल्ली लाया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा की 3 दिन की हिरासत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ को भी शुक्रवार को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। शनिवार को स्टाफ पहुंचा तो उनसे भी पूछताछ की गई। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के ठोस कदम जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित कर दिया है। उसे युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के प्रयासों की वजह से UAPA कानून के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 का शंखनाद किया। गृह मंत्री ने चाईबासा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमने शिक्षा, रोड, विद्युत हर क्षेत्र में काम किया था, लेकिन हमारे बाद आई सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया। शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनसभाएं करके दोनों राज्य सरकारों पर जोरदार जुबानी हमले किए। झारखंड के चाईबासा में विजय संकल्प महारैली और छत्तीसगढ़ के कोरबा में विशाल जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान दोनों राज्यों में भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की याद दिलाई और वर्तमान राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। झारखंड में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार थी तो हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन हेमंत सरकार के नेतृत्व में जनता को ठगने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वो घुसपैठियों से आदिवासी समाज की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आदिवासी महिलाओं की रक्षा और उनके भविष्य के साथ छेड़खानी कर रही है। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प महारैली के जरिए कोल्हान से 2024 का शंखनाद कर दिया है। ये वो सीट है जहां पिछले लोकसभा में बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस सीट के जरिए जो देश के 160 लोकसभा क्षेत्रों हैं, उसके लिए अमित शाह ने आज विजय संकल्प महारैली के जरिए शंखनाद किया और जो झारखंड की सरकार है उस पर कई मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में विशाल जनसभा के दौरान अमित शाह ने राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों और पिछड़ों की बस बात ही की, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। अमित शाह ने कहा कि पिछड़ों और जनजातीय समाज को उनका हक भाजपा ने दिलाया है। हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, संविधान बना तब से अब तक कभी भी कोई जनजातीय भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने
संथाल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। अमित शाह ने राज्य में फिर से भाजपा सरकार के गठन की जरूरत बताते हुए कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने से पहले 2023 में राज्य विधानसभा में भाजपा को विजय दिलानी है। ध्यान रहे कि इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इन सभी राज्यों में अपनी तैयारी में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है। इन राज्यों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित माता सर्वमंगला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। चाईबासा से दिवाकर और कोरबा से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी की। इस बीच जोशीमठ में राहत कार्य जोरों पर हैं। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल 2 दिन से जोशीमठ में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र और नरसिंह मंदिर का निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों के मकानों में दरार आ गई है। उन्होंने जोशीमठ का जमीनी निरीक्षण किया और भू धसाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कई जगह लोग मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक भी हो गए। मुख्यमंत्री ने लोगों को हर तरह की सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के दल से भी मुलाकात की जो बृहस्पतिवार से ही इस शहर की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को जोशीमठ से सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया के बारे में भी अधिकारियों से बात की। अभी भी 600 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां लोगों की जान आफत में है। 100 के करीब परिवार डेंजर जोन में है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये संकट का समय है हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बड़ा चुनौती का भी समय है। तो मिल के सब लोग इसको, इस आपदा से हम लोग उभरें। और ये हमारा प्रमुख शहर है और प्रमुख स्थान है पौराणिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तात्कालिक रूप से मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोगों को बचाने के लिए और लोगों की जो किसी प्रकार का नुकसान न हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के जो भी काम चल रहे थे उनको रोक दिया गया है। सरकार का पूरा फोकस लोगों की सुविधा और सुरक्षा पर है। सरकार अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक 2 तरह की योजनाओं पर काम कर रही है ताकि लोगों की सहायता के साथ साथ धार्मिक रूप से प्रख्यात इस शहर की रक्षा और सुरक्षा की जा सके। ये होटल अगर आप देखें तो पहले 2 होटलों के बीच में गैप था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये दोनों होटल ऊपर की तरफ मिल गए हैं और नीचे करीब 1.5 फुट का गैप था। यानी कि ये होटल पीछे की तरफ धंसा है। ये होटल की जो नींव है वो किस तरीके से दरकी है और किस तरीके से गैप हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो ये पूरा होटल, इसमें भी जो दरारें हैं वो पड़ गई हैं। और इसके साथ ही अगर वो सीढ़ी वाला इलाका देखें तो धंसने की वजह से जो सीढ़ियाँ हैं वो भी चटक गई हैं। अचानक से हुआ, एकदम से हुआ, कैसे हुआ ये धीरे धीरे तो पहले ही हो रहा था और 1 तारीख और 2 तारीख को सुबह 2:30 और 3 बजे के लगभग ये अचानक हुआ। ये दरारें जो बढ़ी है ये 1 तारीख को बहुत ज़्यादा बढ़ी है, फिर 2 तारीख को भी बढ़ी है। काफ़ी परेशानी का सबब जोशीमठ के लोगों के लिए बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो यहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए या यहाँ के लोगों की सहायता के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जोशीमठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस आयोजन को बहुत अहम बताया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, जिसकी शुरुआत कल 8 तारीख को होगी,
ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं का समाज कल्याण में, अर्थव्यवस्था में, हर किसी क्षेत्र में, खेलों से लेकर अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के जो NRIs हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं वर्ष 2023 में। और प्रवासी भारतीय दिवस कहीं और नहीं, देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर जो एक बार नहीं 6 बार बनने का अवसर मिला, इंदौर में आ रहे हैं। उन सबका स्वागत, अभिनंदन है। और युवाओं की भूमिका कैसे बड़ी हो, प्रवासी युवाओं की भूमिका भी इस अमृतकाल में कैसे बड़ी हो, उस दिशा में भी चर्चाएं भी होंगी, उनसे मिलना भी होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, अब NRIs के योगदान से मध्य प्रदेश और पूरे भारत में और बल उसको मिलेगा। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और अंतिम T20 मैच में 91 रन से हराकर 3 मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 16 ओवर 4 गेंदों में 137 रनों पर ढेर हो गई। सूर्य कुमार यादव ने मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली और बेहतरीन शतक बनाया। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद पर नाबाद 112 रनों की यादगार पारी खेली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।